अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ब्यूटीफुल सेशन के साथ फिर से हाजिर हूं और ये किसके रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स के। आपने तो देखा होगा थंबनेल। और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम फंडामेंटल राइट्स पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, मजेदार एमसीक्यूज, 10-20 एमसीक्यूज करेंगे। उससे सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे क्या आता है कि हम सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं बिना बकबक किए। चलिए, यहाँ पे है आपका पहला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। आपको बोलना है किस पार्ट ऑफ, हमारे पास कितने पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे। उन्हीं में से एक पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है। आप मुझे बोलिए उस पार्ट वो कौन सा पार्ट है। वो है पार्ट 3, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ से, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 12 से लेके 35 तक आते हैं। टोटल कितने हैं, 6। पहले कितने थे, 7। राइट टू प्रॉपर्टी क्या बनाया गया, लीगल राइट। किस आर्टिकल के तहत, वो भी आपको याद रखना, आर्टिकल 300A के तहत। ये बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसको याद रखना। और इसको किस अमेंडमेंट में ये किया गया था, मतलब उतारा गया था आर्टिकल, इससे राइट, फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट से इसको उतारा गया था। वो कब हुई थी, 1978 में हुई थी। वो कब हुई थी, 1978 में हुई थी। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम जाया किए। चलिए, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पावर्स। आपको बोलना है कि किसको पावर दिया गया है टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफिकेबल है। अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स, किसी वजह से आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायलेट हो रही है, आप जाके कोर्ट जा सकते हो, उनको बोल सकते हो भाई हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट हो रहा है, इस पर कुछ करिए वरना हम कुछ करेंगे। ऐसे ही बोलोगे ना, नहीं ऐसे नहीं बोलोगे, उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। चलिए यहाँ पे बोलिए, आप कहां कहां, मतलब कौन कर सकता है इसको एनफोर्स, बोलिए जल्दी जल्दी। वो होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मैं बोलता हूं सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत आप जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो। किसके तहत जा सकते हो, आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो। लेकिन आप मुझे बोलो अब, हम हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, बोलिए जल्दी। और मैं वेट कर रहा हूं, तब तक कमेंट सेक्शन भरिए जल्दी जल्दी। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बड़ा दुद्धू सा क्वेश्चन है, कोई भी करेगा। आपको बोलना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के तहत आते हैं। वो आपने सीधे से सबों ने बोला होगा, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। क्या क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। चलिए आगे ही बढ़ते। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, विच फंडामेंटल जो हमारे पास राइट है ना, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। आपको पता है इमरजेंसी के दौरान हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, सस्पेंड होते हैं। बट आपको बोलना है कौन सा सस्पेंड नहीं होता है। चलिए बोलिए कौन सा सस्पेंड नहीं होता है। वो होता है राइट टू लाइफ। आपको कोई मार नहीं ना सकता है, बोल सकता है नहीं आपको अब मैं मार डालूंगा, आपको जीने का अख्तियार, आपका सब कुछ खत्म। ये आता है हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। किसके, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। दैट मीन्स राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी ये खत्म नहीं होता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। बोलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आपको बोलना है कि जो हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है वो आर्टिकल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बोलिए वो किस में आता है, वो आता है, मुझे पता है सबों ने ठीक किया होगा, वो आता है किसके बराबर आता है, वो आता है आर्टिकल 25 to 28। थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट करता हूं, आपको भी मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर लॉ। आपको बोलना है इक्वलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में आता है। चलिए बोलिए क्विकली, किस कॉन्स्टिट्यूशनसी के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनसी के किस आर्टिकल में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आता है। बोलिए जल्दी, किस में आता है, पहले ही आता है। अगर आपने पढ़ा होगा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये आता है 14 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, 14 के अंतर्गत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके स्क्रीन पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, बोलिए कौन आर्टिकल एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करता है? वो करता है आर्टिकल 17। ये बड़ा ही इजी था, तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये रहा मीठा सा क्वेश्चन आपके सामने। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन इन एडमिशन to educational institutes including private and unaided to OBC, आप बोलिए किस में इनको मिलता है क्या रिजर्वेशन? OBC, शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट्स, बोलिए किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है? जल्दी बोलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ये आता है हमें आर्टिकल 15(4), बिल्कुल गलत। ये आता है आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने बिल्कुल खूबसूरत क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। चलिए बोलिए इसका आंसर। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर लॉ मेड बाय द यूनियन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल इसका मतलब क्या है? सिंपल से आपको बोलना है कि वो कौन सा प्रोविजन है लॉ, अगर आपका फंडामेंटल वायलेट होता है ना, उसको डिक्लेयर करना वो नल और वाइड कौन उसको डिक्लेयर करता है। सिंपल सी भाषा में आपको यही बोलना है। बोलिए वो कौन सा आर्टिकल है? वो हमारे पास किसके तहत आता है? आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत अगर आपका कोई भी लॉ वायलेट, फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो आप उसको क्या इधर पे मींस कि आप क्या कर सकते हो? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर ने अगर आपके खिलाफ कोई लॉ बनाया, वो आपको वायलेट कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट्स को, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको क्या करवा सकते हो? नल एंड वाइड, और हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? बाय 4 आर्टिकल्स विच आर, बोलिए कहां से कहां तक वो आर्टिकल्स होते हैं? बोलिए जल्दी जल्दी, उसका आंसर क्या है? क्या आर्टिकल 19 to 22 है? क्या 16 to 19 है? क्या 17 to 20 है? क्या 18 to 21 है? आंसर क्या होगा इसका? वो सिंपल सी बात है, वो 19 से लेके 22 तक आता है। 19, 20, 21 और 22 याद रखना है। ये किसके अंतर्गत आता है? राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं इस बात पे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको मज़ा तो आया होगा बिल्कुल वीडियो में। तो नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन भी दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक भी करना होगा। उससे क्या होगा? हम भी खुश, आप भी खुश। हम आपके लिए मज़ेदार कंटेंट लाएंगे, आप वो कंटेंट देख के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे, और आप भी खुशहाल और खुशी से ज़िंदगी बसर करोगे और जॉब पाओगे, और हमें भी यहाँ से मोटिवेशन मिलेगी। हम भी आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाएंगे। छोटी सी फैमिली है हमारी लर्नर्स की, तो इसी को थोड़ा सा बढ़ाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस। चलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बोलिए ये वाला। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स? ये आता है 20। अगर आपको कोई भी बोलेगा ना माइनॉरिटी के रिलेटेड किसमें आता है, 29 और 30 आर्टिकल के तहत आता है। लेकिन जहां पे ही आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में थोड़ा सा भी लिंक मिले तो सोच लेना वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स इसका डी हमारे पास आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आप इनको सही से कर रहे हो। चलिए यहां पे आपको और एक क्या आ गया? क्वेश्चन आ गया, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है। बाय विच फॉलोइंग ऑफ द केस पार्लियामेंट गॉट राइट टू अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स? आपको ये पता होगी कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सी है उसमें कहीं पे भी अमेंडमेंट की जा सकती है, बट जो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है उसको छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। नाउ ये कहाँ पे पता चला कि हम किसको कर सकते हैं? राइट टू अमेंड है किसका? फंडामेंटल राइट को भी हम क्या अमेंड कर सकते हैं। ये पता चला कब? 1973 में। 1973 में कब पता चला? जब ये केशवानंदा भारती केस हुआ। तो इसके अंतर्गत 360 के आर्टिकल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंसी के किसी भी चीज को अमेंड किया जा सकता है, बट लिविंग बिहाइंड द कौन सा हमें बिहाइंड करना है? लिविंग बिहाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन, बोलिए इसका आंसर। आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंसी में कहाँ पे मिलता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको कहाँ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज किस आर्टिकल के तहत आपको मिलता है? जरा मुझे बोलिए किसके अंतर्गत आता है? वो आता है, सीधी सी बात है, मैंने पीछे डिस्कस किया, वो आता है आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है वो। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन। 86 अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा फंडामेंटल ऐड किया गया था? 21A आर्टिकल है, बोलिए कौन सा वो है? वो है हमारे पास राइट टू एजुकेशन। चलिए ये सबको पता होगी, दैट्स वाई मैंने ये जल्दी ही बोला, ये क्यों ये कर रहा था। चलिए इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बोलिए, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम यूएसए? यूएसए से हमने क्या छीन के लाया था? छीन के नहीं, वहां से हमने क्या बोरो करके लाया था? बोलिए उसका आंसर क्या है? सबको पता होगी, क्या पढ़ रहे हैं, किसके क्वेश्चन कर रहे हैं? वो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसी भी आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स वायर बोरोड फ्रॉम, आप बोल सकते हो यूएसए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इससे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, अब थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ है, मतलब एक ही क्वेश्चन 10 बार भी पूछा जा सकता है। चलिए ये है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसके बारे में मैंने आपको बोला इसको लीगल राइट बनाया गया था। आपको बोलना है किस अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया। बोलिए किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया? मैंने बोल दिया था पहले ही जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, वो है 44 अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहां पे आ गए हमारे पास लॉ मेकिंग बॉडीज पे क्वेश्चन। बोलिए द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, क्या यहां पे बोलिए स्टेट किसके अंडर आती है? यहां पे ये वो वाली स्टेट, मतलब लॉ मेकिंग एबिलिटी किसकी होती है? देखिए द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या उसमें होती है? क्या गवर्नमेंट ऑफ लेजिस्लेटर क्या होती है? बिल्कुल होती है। लोकल अथॉरिटीज एंड अदर, जैसे कि म्यूनिसिपलिटीज वो भी आपके लिए लॉ बना सकती है, दैट मीन्स ये भी इसमें आती है। और गवर्नमेंट इंडिया तो ऑब्वियसली बात ये तो है ही। चलिए ये इसी के साथ है, यस। तो फिर ये तीनों लोकल अथॉरिटीज एंड अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। दैट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सही होगा? 2 और 3 वही होगा, बिल्कुल गलत। 1, 2 और 3 तीनों के तीनों ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बोलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर द इंडियन सिटीजन्स ओनली? फॉर एग्जांपल आपको पता ही है जो आर्टिकल जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो सबूक पे अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए होते हैं। बोलिए इनमें से वो कौन सा है? जैसे कि हमारे पास क्या है, राइट टू रेजिडेंस, मतलब मैं कहीं पे भी रिसाइड कर सकता हूं, मैं कहीं पे भी जा सकता हूं इंडियन स्टेट में, मैं कहीं पे भी जाके अपनी जगह खरीद के वहां पे बैठ सकता हूं, वहां पे बैठ सकता हूं। लेकिन अगर अभी फॉरिन आ गया, उसने बोला नहीं मैं आके यहां पे बैठता हूं, पहली चीज वो जब बैठेगा हो गया स्टार्ट, क्या उसका मतलब बन गया वो सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसे ही फिर उसने बोला कि अब मैं माइनॉरिटी हूं, ले लिए उसने माइनॉरिटी ये सारे राइट्स भी। फिर हम कहां जाए? हम क्या घास चरने जाए? नहीं ना। तो फिर बोलिए ना इसमें कौन है गलत? वो है आर्टिकल 29। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहां पे आती है किसके बारे में बात? रिलीजन के बारे में। यहां पे बोलता है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑन स्टेट फॉर नॉट टू कंपेल एनीवन टू पे टैक्स फॉर रिलीजन टास्क्स। यहां पे आता है कि जो हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट है कि वो किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है कि आप क्या मत ही करो, आप मत ही करो पे किसके लिए? टैक्स अपने रिलीजियस टास्क्स के लिए। हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? किस आर्टिकल में ये मेंशन है? बोलिए किस आर्टिकल में? वो आपको पता ही है। रिलीजियस आर्टिकल्स कहां से कहां तक आते हैं वो मुझे आप किस में बोलोगे? कमेंट सेक्शन में। चलिए पर ये कमेंट सेक्शन उससे भी मुझे बोलना कि रिलीजियस के रिलेटेड जो आर्टिकल आते हैं वो किसके कहां से कहां तक आते हैं, और इस आर्टिकल को किस में लिखा है? आर्टिकल 27 के अंतर्गत। चलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये क्वेश्चन हमने 700 बार इसी सेशन में के दौरान हमने डिस्कस किया। जरा बोलिए वो कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल राइट। चलिए भागिए इस क्वेश्चन को देखिए ही मत, आपको मुझे पता है आपने इसको फोड़ दिया होगा। चलिए भागिए
चलिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर, ये सबको पता है। और किसको कहा था? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। और इसमें कितने वो आते हैं, मीन्स इतने कितने मतलब रिट्स आती है? वो 5 टाइप की रिट्स आती है, ये भी आपको पता ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे 2 स्टेटमेंट्स है। अभी हमने आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ा था, और वो किसके बारे में बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। अभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में आ गया। तो आप बोलिए मुझे, को वारंटो इज ए वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेफ गार्ड अगेंस्ट द ये क्या है? अनइरप्शन होगा ऑफ पब्लिक ऑफिस। यहाँ पे कुछ गलती है, एक सेकेंड। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। अनसेपरेशन मतलब रोकथाम लगाने के लिए ऑफ द पब्लिक ऑफिस, सेफ गार्ड अगेंस्ट द अगर वो कुछ मतलब गलत काम कर रहे होंगे, सेफ गार्ड वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू सेफ गार्ड अगेंस्ट द अनसेपरेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। आपको बोलना है क्या वो को वारंटो है? या बिल्कुल आप क्या करते हो? को वारंटो के अंडर आप क्या करते हो? बोलिए। इसके अंतर्गत अगर किसी ने कोई ऑफिस होल्ड किया होगा, उसको हम बोलते हैं भाई, मतलब व्हाट पावर यू हैव होल्ड दिस ऑफिस, आपने कैसे ये इस ऑफिस को, हम उसको ये बोल सकते हैं। चलिए ये बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बाद है ए हाई कोर्ट कैन इशू ए मेमेंडस। वो पता ही है कि वो मेमेंडस इशू कर सकता है, जो भी कैन इशू ए मेमेंडस टू कंपेल ए कोर्ट और जुडिशनल ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज इट इज जुरिडिक्शन व्हेन इट इज रिफ्यूज्ड टू एक्सरसाइज इट। हाँ बिल्कुल ये सही है। इसके बाद अगर आपको बोला, और हाई कोर्ट को कौन रोक सकता है? सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है। हाँ अगर ये अपनी जुरिडिक्शन से बाहर निकलेगा तो इसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, तो ये इशू कर सकता है मेमेंडस। यहाँ पे कोवारंटो भी एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, सेफगार्ड अगेंस्ट द अनसेपरेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिस। ये भी ठीक है। चलिए इसका क्या आएगा? बोथ 1 and 2। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे है, अगर किसी को भी जुडिशियल अथॉरिटीज़ ने क्या किया है कि मतलब अगर इलीगली डिटेन किया गया है, उसको किस के अंतर्गत, किस रिट के अंतर्गत उसको क्या किया जा सकता है? फ्री किया जा सकता है। वो अप्रोच कर सकता है जुडिशियल अथॉरिटी को, वहाँ पे उसको क्या न्याय मिलेगा और उसको बोला जाएगा चलिए आप बेइज्जत बरी हो। किसके अंतर्गत वो किया जाता है? वो किया जाता है हैबेस कॉर्पस के अंतर्गत। ये आपको सबको पता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे किसके बारे में बोल रहा है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये किसके बारे में? एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करेगा, और फोर्स्ड लेबर और चाइल्ड लेबर के बारे में करेगा। चलिए यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गलत, ये भी अलग। यहाँ पे कहाँ पे है? ह्यूमन फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ पे बिल्कुल ये वाला ठीक है। कहीं पे चाइल्ड, हाँ ये भी ठीक है। ये है चाइल्ड लेबर के खिलाफ, मतलब ये हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए कौन सा इसमें सही है? 1 and 4। कहां पे है 1 and 4? 1 and 4 यहां पे है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें बोलना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन है, मतलब मैच कौन करके इनकरेक्टली है। बोलिए। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये सही है। राइट टू एसोसिएशन आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? ये आता है 19 के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ किसके अंतर्गत आता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये हमने इससे पहले डिस्कस किया था। ये किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको पता है किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। दैट मींस इसमें कौन सा गलत है? ये वाला। तो निकालिए इसको बाहर, खत्म खेल। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो यही है, वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सीधे से बोलना है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज ए चेक व्हिच इज पेड ऑन ए बैंक कन्वीनियंस। ये एक चेक है जो किस पे पेड होती है? ऑन बैंक कन्वीनियंस। हु सेड इट? आपको बोलना है कि ये किसने बोला। चलिए बोलिए इसमें ये किसने बोला? क्या ये बी आर अम्बेडकर ने बोला? क्या ये के एम मुंशी ने कहा? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा? क्या ये के टी शाह ने कहा? इतना बोलता हूँ कि एक आपके लिए क्या है, सिंपल सा एक क्लू है कि ये एक ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था, और ये कौन था? के टी शाह। याद रखना क्या कौन था? के टी शाह। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये तो सबको पता है कि ये हमारे पास 36 से 51 आर्टिकल के तहत आते हैं डीएसपीज। हमें यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए होते हैं कि
हमें बोलना होता है कि इसमें से डीएसपीज में कौन सा शुमार है, कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा मतलब अगर आप देखोगे कौन सा राइट आता है किसमें, इसमें डीएसपीज में। आपको यहाँ पे बोलना है कि इन जो 4 राइट्स दिए गए हैं यहाँ पे, आप बोलिए कौन सा है इसमें डीएसपीज में, कौन सा है। डीएसपीज मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कौन है। आपको नहीं, आपको बोलना है इनमें से कौन सा नहीं है, सॉरी आपको बोलना है इनमें से कौन सा डीएसपीज में नहीं शामिल है। चलिए बोलिए। इसमें सीधी सी मुझे एक ऑप्शन पे नजर पड़ती है, उसको बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। क्या, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आपने देखा होगा वहां पे ये मेंशन्ड है। तो हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए अपनी मतलब अपने को जानने के लिए कि ये वाले डीएसपीज में है। बाकी आप यहाँ पे इसको रिमूव करके सीधे से इस आंसर को हिट कर सकते थे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोलना है विथ रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। आपको बोलना है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फुलफिल्स द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सा प्रोविजन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुलफिल करता है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को, जो लॉन्च करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ क्या होता है। ये आपने याद रखा होगा, जो स्कीम्स आती है ना, मतलब फाइनेंशियल हेल्प आता है या डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेल्प आता है, किनके लिए, फार्मर्स के लिए, गरीबों के लिए, और वो होते हैं नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम, जिनमें इनको असिस्टेंस मिलती है, उन्हीं को हम नेशनल असिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि वो ऊपर में से कौन सा प्रोविजन फुलफिल करता है। चलिए बोलिए, क्या वो फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज। सिंपल सी बात है, वो कौन है हमारा डायरेक्टिव स्टेट एंड पॉलिसीज, वहीं से उठाया जाता है। वहां पे बहुत सारी प्रोविजंस होते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू हम ये चीजें फुलफिल करते हैं। दैट मीन्स इसका आएगा ओनली 3। ये आपका बी पार्ट इसका आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ये क्वेश्चन पे, सॉरी। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको दिख रहा होगा ये हमारी छोटी सी फैमिली है। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, नीचे इसी वीडियो के नीचे में। चलिए देखिए, आप उसको प्रेस ऑन कर दीजिए और इस फैमिली को बढ़ाइए। हमें भी हैप्पीनेस मिलेगी, आपको भी हैप्पीनेस मिलेगी, और आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। यहाँ पे इस तरह से पेयरिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये बड़ी ही कॉमनली आस्क होते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल्स दिए हैं ना, उसी तहत आपको इनको मैच करवाना है। आपको बोलना है क्या ये करेक्ट पेयर कौन सा है इसमें से जो मैचिंग बराबर है। आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल और उसका जो स्टेटमेंट है वो आपस में मैच खा रहे हैं, आपको वो बोलना है। चलिए पहले देखते हैं, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये बोल रहा है कि ये आर्टिकल 42 के तहत है। बिल्कुल गलत। ये किसके तहत है, अगर आपने पढ़ा होगा ये 39A के तहत है। किसके तहत है, 39 के तहत। अगर यहाँ पे आप याद रखोगे, यहाँ पे ये बी है, सॉरी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्रीज, ये आपको पता ही है ये किसका है, गांधीयन प्रिंसिपल। दैट मीन्स ये किस आर्टिकल के तहत है, 48। इसने 43 दिया है, दैट मीन्स ये भी गलत, मीन्स ये भी गलत। चलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है, दैट मीन्स ये आर्टिकल 41 के तहत नहीं आता है, 40 के तहत आता है, दैट मीन्स ये भी गलत। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे डी पे, ऑप्शन पे। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। बिल्कुल सही, ये 39 आर्टिकल ही बोलता है, और 39 आर्टिकल का डी पार्ट डी ये इसका बोलता है। चलिए हम बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। चलिए आई होप कि जो भी यहाँ तक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप इनको सही से कर रहे होंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बोलना है कि कौन लिस्टेड है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आप मुझे बोलिए, क्या वो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है। बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये बिल्कुल उस पार्ट में है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको यहाँ पे बोलना है
है। अगर आपको कोई बोलेगा यहाँ पे ये 3 है सॉरी, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यस ये भी आर्टिकल 44 अंतर्गत के आता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 44 के अंतर्गत पार्ट 4 में ही आता है, आपको ये याद रखना है। नाउ अगर आपको बोलेगा ये वाला इक्वल पे फॉर इक्वल, ये आता है 39D, अभी मैंने बोला था, आई होप कि आपने ये याद रखा होगा। चलिए यहाँ पे स्मॉल फैमिली एंड ये, अगर आपको कोई भी बोलेगा ये तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। इसके बाद होता है एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये बिल्कुल मतलब ये गलत है। ये किसके तहत हमें आता है? आर्टिकल 350 के अंडर, आर्टिकल 350 ए के अंडर, आई थिंक यस आर्टिकल 350 के अंडर ये आता है। यहाँ पर ये वाला भी नहीं है और ये वाला भी नहीं है, दैट मीन्स इसमें कौन सा आंसर है? 1 और 2, ये मीन्स बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा बड़ा ही इजी क्वेश्चन, जिसने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे उसको इजीली ये निकलेगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने ये बोल दिया। आपको बोलता है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द स्टेट पॉलिसीज, आपको बोलना है इनमें से DSPs में कौन सा वाला है, इनमें से इन ऑप्शंस में बोलिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वलिटी बिफोर ऑफ लॉ, ये क्या है तीनों? ये है क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो आप यहाँ से सीधे उसको निकाल सकते थे ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी मैंने प्रीवियस में बोला था, आर्टिकल भी बोला। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसी का बोलो कि ये किस DSP में आता है। मतलब DSP जो हमारे पास 36 से 51 आते हैं, कौन सा DSP हमें आर्टिकल बोलता है कि ये इसके अंडर आता है, DSP इसके अंडर आता है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोलिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा खूबसूरत क्वेश्चन और एक आपके सामने। चलिए बोलिए इसका, अब आपको बोलना है नॉट इंक्लूडेड। अभी तक आपको बोलना है विच अमंग द फॉलोइंग इज, अब आपको बोलना है नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आपको बोलना है कौन सा इनमें से नहीं है। बोलिए प्रोहिबिशन ऑफ लिक्विड, बिल्कुल ये है। राइट टू वर्क, बिल्कुल ये भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। इक्वल वेजेस हम अभी से पढ़ ही रहे थे, इसको ही हमने 10 क्वेश्चन में अभी तक डिस्कस किया। आप मुझे बोलिए यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन, ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई भी बोलेगा ये क्या है, ये एक लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट है। इसको हम क्या बोलते हैं? RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 ऑफ 2005, यही है ना हमारे पास, ये एक लीगल राइट है। बस आपको इतना याद रखना है। इनमें से ये 4 तो हैं डायरेक्ट DSPs, लेकिन ये वाला नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़े ही आराम से करिए, मजे से करिए। चलिए बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन और एक यहाँ पे आपको बोलना है विच अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वाज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लेटर डेट। पहले से नहीं था, इसको लेटर फिर कभी किया गया, लेकिन इसको बाद में किया गया। जब DSPs आई उसके बाद इसको किया गया फिर एड इसमें, जैसे अमेंडमेंट करते हैं ना, अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया है। बस इतना याद रखिए। बोलिए इसमें से कौन है? विलेज पंचायत पहले से ही था, काउ स्लॉटर पहले से ही था, यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बोला था ये भी पहले से ही था। यहां बचा क्या? फ्री लीगल एड, ये हमारे पास आया था किसके थ्रू? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये हमें इसमें ऐड हुआ था। याद रखना किस में हुआ था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको आप क्या बोलते हो? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हो। याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसी अमेंडमेंट के दौरान इसको ऐड किया गया था, किसमें? DPSP में ऐड किया था। और ये किसकी तहत आता है? 339A, दैट मीन्स A मीन्स ये अमेंडमेंटेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए ये वाला मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया। आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, किसके लिए लॉज बनाने हैं? फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स। आपको बोलना है इनमें से कौन करता है? वो हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है। और कंकरेंट लिस्ट के लॉज कौन बनाता है? वो बनाता है सेंटर एंड गवर्नमेंट। दैट मीन्स इसमें कौन आएगा? बोथ सेंटर एंड गवर्नमेंट। ये याद रखना, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आपने देखा होगा आपने इसको ऐसे ही निकाला होगा। यहाँ पे आपको बोलना है द कॉन्स्टिट्यूशन इज द साइलेंट
द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अबाउट, किसके बगैर, मतलब यहाँ पे आपको बस यही बोलना है कि इसमें इंक्लूड कौन नहीं है, बस इतना बोलना है। बोलिए, क्या वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट अप टू एज, ये तो बिल्कुल सही है। फ्री लीगल एड फॉर पुअर, ये भी है। और यहाँ पे क्या है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, वो भी है, लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स भी है। लेकिन अडल्ट एजुकेशन का वहाँ पे कहीं पे नामो निशान ही नहीं है। तो आप इसको निकाल सकते थे ना, ऐसे ही निकालिए बाहर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होगा तो, लेकिन मुझे इसका आंसर चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस अपॉन, ये किस पे लिमिटेशन लगाता है? क्या ये लेजिस्लेटिव फंक्शन पे लगाता है, क्या ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे लगाता है? आपको बोलना है, सॉरी ये यहाँ पे विच है, हाँ, विच ऑफ द फॉलो अबो स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बोलना है क्या वन करेक्ट है, क्या बोथ करेक्ट है, या क्या कोई नहीं करेक्ट है, या सिर्फ दोनों करेक्ट है। आपको ऐसे बोलना है। चलिए बोलिए कौन सा इसमें करेक्ट है। डीएसपीज हमें क्या बोलता है, वो हमें किस में मदद देता है? लॉ फॉर्मिंग में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये लगाम किसको लगाता है, लिमिट किसको करता है कि आप मत बनाइए, आप रोकथाम लगाता है। लेकिन ये तो खुद ही बोलता है ना, हम डीएसपीज के थ्रू क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं। सो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? मुझे लगता है ओनली वन आएगा। लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे आएगा नहीं, टू आएगा नहीं, ये भी तो नहीं आएगा। बोथ वन एंड टू आएगा नहीं। मैंने यहाँ पे क्या समझाया, तो दैट मीन्स नाइदर वन और नाइदर और टू इसका करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। बोलिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, कौन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कौन हमारे पास वायलेट करता है? आपको ये बोलना है कौन करता है, कौन करता है, बोलिए जल्दी जल्दी। वो भी हमारे पास आंसर है इसका डीएसपीज, वो भी वायलेट करता है। कौन? कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब ये कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत ये वायलेट होता है? वो होता है आर्टिकल 39 के तहत। आप पढ़ लेना, आपको समझ आएगा। ये क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, ये रहा और एक मैचिंग क्वेश्चन। पीयर आपको आर्टिकल को अपने स्टेटमेंट के साथ मैच करवाना है। बोलिए, 39A क्या बोलता है? ये मैंने आपको पहले भी बोला, वो बोलता है इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 के तहत आता है, बिल्कुल। सिविल कोड किसके तहत? अभी बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में। 44 क्या बोलता है? यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी। और 48 क्या बोलता है? सेपरेशन। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये किसके रिलेटेड बोलता है? ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर के बारे में ये बोलता है। दैट मीन्स ये वाला इसमें गलत है, तो आप यहाँ पे इसको ख़त्म कर सकते हो। दैट मीन्स ये नॉट करेक्टली मैचड है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले पे याद दिलाता हूँ भाई, वीडियो के साथ मगन हो जाइए, लेकिन पहले नीचे जो ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इसको भी दबाइए ताकि हम भी हैप्पी हो जाए, आप भी हैप्पी रहिए और फैमिली बड़ी हो जाए। थोड़ी सी फैमिली अभी छोटी है, इसको बढ़ाना है, तो आपसे भी हेल्प चाहिए, तो करिए यार। और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन करिए और मज़ेदार सेशंस ऐसे ही पाइए रोज़ाना अपने मोबाइल में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अभी मैंने बोला था ये चीज़ किस तहत आती है, आर्टिकल 40 के तहत आती है। आप बिना देखे इसको निकाल सकते हो बाहर, निकालिए बाहर। दैट मीन्स ये किसके तहत आता है? आर्टिकल 40 के तहत। दैट मीन्स बी आंसर था, सिंपल सी। आपको मैंने ये बाकी आर्टिकल्स भी बोलिए, देखिए पूरी वीडियो को, आप पहचानोगे हर किसी क्वेश्चन को क्या कैसे सॉल्व करना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन को सारे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए। मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लेकिन आप भी साथ साथ में बोलिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया है। आंख बंद करके बोलिए, कहाँ से लिया है? इसका ए है। कहाँ से लिया गया है? ए से। दैट मीन्स ईयरलैंड से ये लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ईयरलैंड से ये लिया गया है। दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है विच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ, ये यहाँ पे है, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बाई 42th अमेंडमेंट कब हुई थी? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना। 42
42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? ये मैं बोलता हूं आपको 43 आर्टिकल के तहत, 43(8) आर्टिकल के तहत इसमें एक चीज ऐड हुई थी। बोलिए वो कौन सी थी? वो याद रखना, वो कौन सी? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये वाला ऐड हुआ था 43 आर्टिकल के तहत, 43A के तहत। और कौन सी अमेंडमेंट थी? 42 अमेंडमेंट थी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ही हम इस सेशन को एंड करते हैं, और कल हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे एमसीक्यूज के लेके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे रिलेटेड डीपीएसपीज। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। चलिए बोलिए, हाउ आर द डीपीएसपीज जो हमारे पास हैं ये डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स हैं? ये सीधी सी बात है, डीपीएससीज क्या है? वो हम पे एनफोर्सेबल नहीं है, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में यूटिलाइज होते हैं। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? एनफोर्सेबल होते हैं। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे ये सीधे बोल रहा है आर नॉट एनफोर्सेबल वायरस फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्स्ड। दैट मींस इसका करेक्ट आंसर सीधी सी बात है, आपको बाकी देखना ही नहीं था, तो ये वाला इसका करेक्ट था। बाय। चलिए बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, ये तो सबको पता होगी, और सबू ने जब भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन खोली होगी और प्रेम्बल पढ़ा होगा, आपको वो पहले ही वहां पर मिला होगा कि ये अमेंडमेंट हुई है इसमें। और उसके दौरान इसमें क्या क्या ऐड हुआ है? सोशलिस्ट, और क्या हुआ है? सेक्युलर, और क्या हुआ है? इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स इसमें क्या हो गया? अमेंडमेंट हो गया, ऐड हुए थे। तो अब आप मुझे बोलिए कि वो किस अमेंडमेंट में हुआ था? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट में हुआ था। याद रखना, इतना याद रखना। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। हु हैज टर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन एज सैक्रेड डॉक्यूमेंट? कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बोला था ये एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है? मुझे बोलिए किसने बोला था वो। और ये एक आपकी स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो आपको सीधे सी बोलना है कि किसने बोला था। चलिए, क्या उसमें मोहम्मद अली जिन्ना था? पार्ट नहीं था। पहले ही आपको इसको तो निकाल सकते थे, दीनदयाल को भी ऐसे ही निकाल सकते थे, और महात्मा गांधी का तो ये भी आपको पता था, इसको भी निकाल सकते थे इजीली। तो बचा कौन? जो हमारे पास ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, दैट मीन्स वो हमारे कौन थे? B.R. अम्बेडकर साहिब ने ही इसको बोला था ये एक सैक्रेड डॉक्यूमेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। चलिए ये रहा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है आपके सामने। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको बोलना है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। आते इस पे भी जाएंगे, लेकिन जिनको पता होगी वो सीधे प्रेम्बल को मार्क करेंगे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, तो प्रेम्बल को ही कहा जाता है सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगी, स्टैटिक जीके का पार्ट है। बोलिए यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये बोलना है कि ये किसने बोला, ये वर्ड्स किसने बोले। कुछ जाएंगे B.R. अम्बेडकर पे, कुछ जाएंगे जवाहरलाल नेहरू पे, बट दोनों गलत है। ये किसने बोला? ये बोला KM मुंशी साहिब ने ये लाइन बोली है। ये स्टेटमेंट किसने बोला है? KM मुंशी साहिब ने बोला है। द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने बोला है? KM मुंशी ने बोला है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। व्हाट इज द लीगल नेचर? आपको बोलना है कि लीगल नेचर ऑफ प्रेम्बल क्या है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है उसका लीगल नेचर क्या है? क्या वो एनफोर्सेबल है? क्या वो नॉट एनफोर्सेबल है? क्या वो इट मे बी एनफोर्सेबल इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, या क्या नन ऑफ दीज है, या इनमें से कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है रिलेटेड टू प्रेम्बल? चलिए बोलिए उसका लीगल नेचर क्या था। उसका लीगल नेचर जो है, जो आपने पढ़ा होगा, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। ये किसी पे फोर्सेबल नहीं है कि आप इसको करो ही करो, आप इसको अपनाओ ही अपनाओ, ये एनफोर्सेबल नहीं है। चलिए यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस has been enshrined in the preamble of Constitution of India? आप बोलिए कितने टाइप के जस्टिस है किसमें? preamble of Constitution of India। बोलिए कितने टाइप ऑफ, अगर जिसने preamble देखा होगा उसको पता होगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, और वो भी मैं बोल दूंगा कौन कौन सा जस्ट है। याद रखना, ये आपने देखा होगा, सोशल, इकोनॉमिक,
और कौन सा है पॉलिटिकल। ये 3 टाइप के जस्टिस वहां पे लिखे हुए हैं और आपने देखा होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। यहाँ पे है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बोलना है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है इनमें से। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। बोलिए क्या वो फंडामेंटल राइट्स है, क्या वो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है या पार्लियामेंट है। बोलिए इनमें से कौन सा है। वो है हमारे पास प्रेम्बल ऑफ, ये प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको पता होगी जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था और उसी से इन्होंने लिया था हमारा प्रेम्बल भी। और अगर आपको पता हो कि कब किया था, दिसंबर 13 कब, 1946 को। इतना भी याद रखिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया था, ये किया था पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए, और इसका करेक्ट आंसर प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आप बोलिए द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइनड, जो ऑब्जेक्टिव है आउटलाइनड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन फर्दर एलॉबरेटेड इन। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है ना आउटलाइनड किस में, प्रेम्बल ऑफ इंडिया में, वो फर्दर कहाँ पे एलॉबरेट किए गए हैं। क्या वो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो डीएसपीज हैं, या वो क्या वो तीनों में है, डीएसपीज में, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। जो भी आपको मतलब प्रेम्बल में दिया हुआ है वो कहाँ पे एलॉबरेट हुआ है, या कहीं पे भी नहीं। तो अगर आपको वो पता होगी, वो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, वो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। ये तीनों जगह इन्होंने इलॉबरेट किए हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सी ही होगा। जिसने कोई और दिया है वो बिल्कुल गलत है। वो इसको याद करिए, रट लिए, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव पे और एक क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा और एक क्वेश्चन। इकोनॉमिक जस्टिस जो है ना, एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन, ये किस में प्रोवाइड किया गया है। आपको ये बोलना है क्या ये प्रेम्बल और फंडामेंटल राइट्स में है। आपने पढ़ा अभी, मैंने वो बोल दिया था पिछले वाले क्वेश्चंस पे, किसी जगह जहां पे मैंने बोला था इसमें 3 जस्टिस इंक्लूड है, तो वहीं पे मैंने ये भी बोला था इसमें क्या है, इकोनॉमिक जस्टिस भी है। अब बोलिए वो किस में है। एक तो प्रेम्बल में है, ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको ढूंढना है क्या वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, क्या वो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, दोनों में है, या क्या वो प्रेम्बल या फंडामेंटल राइट्स या कोई भी नहीं है। आपको इसमें से एक बोलना है। चलिए इसका मैं करेक्ट आंसर बोलूंगा, वो है प्रेम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीएसपीज में भी वो है। और कहां पे मेंशन है, आर्टिकल 38 1, इसमें वो मेंशन है। यहाँ पे वो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करता है। यहाँ पे जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो और अपने आप की चीज़ों को क्या कर सकते हो, सॉलिडिफाई कर सकते हो। अपने कॉन्सेप्ट्स को जाके पढ़ो, वहां पे कुछ नहीं करना है, वो पढ़ना है, जाके पढ़ लो। चलिए यहाँ जो मैं इसकी वीडियो सीरीज मैंने ला के रखी है वो भी देख लीजिए, वो भी आपको हेल्प करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्दर क्वेश्चंस में जाने से पहले इस पर भी जाइए और इसको भी बढ़ाइए थोड़ा सा। अपनी फैमिली को मतलब क्या करिए, लोगों में शेयर करिए। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाता हूँ, हर किसी पे एमसीक्यूज लाता हूँ ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स है वो बूस्ट अप हो जाए, या आपके लिए करंट अफेयर्स लाता हूँ, हर कुछ करता हूँ। तो आप भी करिए ना, इस पर हिट करिए। तो सब्सक्राइब करिए, नीचे दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको करिए और टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज़रूर आइए। बाकी मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ, अपने क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोलना है, अरेंज इनको करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको लाना है। पहले कौन सा केस हुआ था, फिर कौन सा केस हुआ था, फिर कौन सा केस हुआ था, वैसे करना है। जिसको ये पता होगी वो इसको इजीली करेगा। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कौन सा हो गया था। ये अगर आपको कोई भी बोलेगा गोलकनाथ केस कब हुआ था, ये 1962 में हुआ था। कब हुआ था, 1962 में। पहली चीज आपको क्लियर हो गई। अगर आपको कोई बोलेगा केशव भारती केस,
आपको पता ही है, मतलब जो अमेंडमेंट्स के रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप मुझे बोलना कि केशव भारती केस में क्या ये एनफोर्सेबल था कि ये ना सॉरी क्या ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था कि नहीं था, बस मुझे ये कमेंट सेक्शन में बोलना। चलिए, ये हुआ था 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। और अगर आपको कोई बोलेगा 24th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था इसमें, वो हुआ था 1972 में। यस आई थिंक, हाँ यही था 1970, नहीं 1971 में, सॉरी 1971 में। तो और अगर आपको किसी ने वो बोला 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुई थी, वो हो गई थी, वो सबको पता है 1976 में। चलिए, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाना है। बोलिए पहले कौन है, पहले कौन आएगा, ज़रा मुझे बोलिए पहले कौन सा आएगा। पहले 1, फिर आएगा पहले 1, फिर आएगा फिर कौन आएगा, फिर आएगा ये वाला 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 2, 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसमें ये वाला आंसर है, सॉरी यहाँ पे ये वाला मिसिंग है, ये 2 है, हाँ 1 3 2 4। चलिए, इसका ए पार्ट आंसर है। चलिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया 2, तो यही है इसका। चलिए, क्योंकि यहाँ पे और किसी जगह 2 तो सभी जगह मेंशन है, यहीं पे नहीं है, तो 1 2 3 4। चलिए, यही इसका आंसर था। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बोलिए, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं इन्हीं चीज के बारे में बहुत आपको यहाँ पे वो क्लू मिल जाएगा आपको, जो मैंने अभी आपको बोला कि कमेंट सेक्शन में इसके बोलना है उसका आंसर। तो आप मुझे बोलिए, प्रेम्बल इज नॉट ऑफ द पार्ट, ये किस में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, बोलिए किस में डिक्लेयर किया था। एक केस हुआ था 1960 को, पहला क्लू आपके लिए, उसी में उसने ये बोला था। बोलिए कौन सा था। वो था हमारे पास केशव भारती केस। नहीं, बिल्कुल गलत। अभी मैंने बोला केशव भारती केस कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1960 में, बेरूबेरी केस हुआ था। इसी में बोला गया था कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये याद रखना है। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आप बोलिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला था कि ये पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन, प्रेम्बल। यहाँ पे तो आ गई ना भैंस, बोलते हैं ना वो, कुछ मतलब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहाँ पे आ गया ऊंट अब पहाड़ के नीचे। बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर। जिसने ये बोल दिया वो तो वेल एंड गुड है, जिसने नहीं बोल दिया आज याद रख लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपको पता होगी, जो हमारे पास केशव भारती केस था ना, उसमें पहले बोला गया था, कब का था, 1973 का था। दूसरा था LIC केस, जो कब हुआ था, 1995 में, उसमें भी बोला गया था। अब आपको बोलना है कि इनमें से मुझे ऑप्शंस में बोलिए किस में बोला गया था। वो बोला गया था भूमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कब का केस था, 1992 का। उसमें भी बोला गया था ये प्रेम्बल जो है वो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको आई थिंक ये याद रहा होगा, अब आप ये भूलोगे नहीं। चलिए, मैं इसको बड़ा सा मार्क करता हूँ, इसको याद रखना। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना है कि जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कौन सा एम्बॉयडेड नहीं है प्रेम्बल में, वहाँ पे कौन सा मेंशनड नहीं है। बोलिए इसमें कौन सा मेंशनड नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट मेंशनड है, आपने देखा होगा। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, मतलब ये यहीं पे निकल गया, तो इकोनॉमिक लिबर्टी वहाँ पे नहीं है। एक्सप्रेशन भी है, बिलीव भी है, तो आपका आंसर बी ठीक होगा। चलिए, हम क्या करेंगे, हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। देखिए, ये मैंने इससे पहले आपको बोल दिया, और जिसने वो सुना होगा, कीनली सुना होगा, वो इस क्वेश्चन को बिना मतलब पेन उठाए कर देगा। इनका बोलना है कि इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। आपको बोलना है कि कौन सा जस्टिस सभी सिटीजन्स को क्यों नहीं क्या बोलते हैं, सॉरी, विच जस्टिस इज नॉट प्रोवाइडेड टू ऑल इट सिटीजन्स, जो सभी सिटीजन्स को नहीं दिया जाता है, वो आपको बोलना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए। तो सिंपल सी, अभी मैंने बोला था 3 टाइप के जस्टिस इंक्लूड है प्रेम्बल में, तो वो कौन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सीधी सी बात है, आपको किसी पे जाना ही नहीं था, जिसने पिछले वाले क्वेश्चन अच्छे से देखे होंगे। चलिए, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लॉ लिबर्टी कब मिलेगी, जब लॉ एप्लीकेबल होगा। जब लॉ ही नहीं होगा तो आपको कोई भी आके गन दिखाएगा, बोलेगा
चलो मेरे साथ उठो, आपको उठा देते हैं, आपको मार डाल देते हैं। तो जब ला होगा तभी तो लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी का क्या आचार परोगे ला के बगैर? तो बोलिए यहाँ पे, इफ देयर इज मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ये तो गलत है, सीधी सी बात ये गलत है। इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी, ये मुझे ठीक लग रहा है, मीन्स ये ठीक है। नीचे देखते हैं और एक, इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय, हो बिल्कुल गलत है। If law are changed too often, liberty is in danger. If laws are changed too often, लिबर्टी इन, ये भी इसका मतलब ऑब्वियस सी बात, ये भी इसका थोड़ा सा क्या है, इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफ्टन, बहुत जल्दी जल्दी आप लॉज को चेंज करोगे, लिबर्टी इज़ इन डेंजर। नहीं, उससे तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है ये, बट इतना भी नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका बी है, तो बी ही इसका आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया। इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन बोलिए, सेक्युलर इन इंडिया का मतलब क्या है वो आप ये बोलिए। इंडिया हैज़ मेनी रिलीजन्स, यस ऑब्वियसली इंडिया को बहुत सारी रिलीजन्स हैं। इंडिया हैज़, इसको क्या बोलना है करेक्ट एक्सप्रेशन, सेक्युलर इन इंडिया। इंडिया हैव रिलीजियस फ्रीडम, इंडिया को रिलीजियस फ्रीडम है बिल्कुल। बट इसके बाद क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन डिवल, मतलब डिवल यहाँ पे क्या है ये यार, ये डिवल नहीं है, ये इंडिविजुअल है, सॉरी इंडिविजुअल है, सॉरी मुझे लगा डिवल क्या आया, ये इंडिविजुअल है, सॉरी। यहाँ पे फॉलोइंग द रिलीजन डिपेंड्स अपॉन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ये इस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। देयर इज नो रिलीजन फॉर द स्टेट ऑफ एन, बिल्कुल यही, हमारी गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन है कि देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। जो इंडिया खुद है उसका कोई रिलीजन खुद आप चूज कर सकते हो, लेकिन जो ये क्या बोल रहा है करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द टर्म सेक्युलर इन इंडिया, मतलब इंडिया का अपना, मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका कोई रिलीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे सारे इक्वल है उसके सामने, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर रहा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है और इजी है। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो आपको पता ही है, वो कौन रिफ्लेक्ट, जो आपको पता है मिरर या आईडी जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कौन है, वो आपको तो सबको पता है, वो कौन है प्रेम्बल। तो कौन रिफ्लेक्ट करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कॉन्स्टिट्यूशंसी का माइंड मेकर्स का कौन रिफ्लेक्ट करेगा, वो करेगा हमारा प्रेम्बल, सीधी सी बात है, वो प्रेम्बल करेगा। तो जिसने भी ये किया होगा, आई थिंक कि सबू ने करेक्ट किया होगा, आप जीनियस बंदे सारे हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, इनमें से बोलना है कि कौन सा करेक्ट है। सोशल इक्वलिटी इज नॉट गारंटीड, बिल्कुल गलत, गारंटीड है यार। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हमारे पास क्या है, सीधे क्या है, राइट टू इक्वलिटी। दैट मीन्स ये हमें गारंटी करता है कि हर कोई इंडिया में इक्वल है। नाउ यहाँ पे इस मीन्स सोशल, ये यहाँ पे सी पार्ट है, दैट मीन्स ये सीधी सी आंसर है इसका, हमें दूसरी चीज देखने ही की जरूरत ही नहीं है। सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रेम्बल में भी है और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर जगह पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, आपको बोलना है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या मानती है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सिंपल सा फंडा है कि जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट बनाती है, जो सरकार बनाती है, जो भी पार्टी बनाती है, वो किसके अंतर्गत काम करेगी, उसको लिमिटेड पावर्स रहते हैं, किसके अंतर्गत, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो मुझे बोलिए वो ऑप्शन यहाँ पे है कहीं पे, ए गवर्नमेंट लिमिटेड पावर बाय टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये है, ये यहाँ पे ये है लिमिटेड टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इसके लिमिटेड पावर्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकती है, ये जो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तहत इसके अंतर्गत उसके अंडर इसको रहना है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, मुझे लगा आप सबों ने ये अच्छे से किया होगा। चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना है वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज
एब्सेंस ऑफ, आपको क्या नहीं रखना है, मतलब जिससे क्या हो जाएगी, मतलब इम्प्लीफाई हो जाएगी क्या इक्वलिटी किस पे, सोसाइटी में। आपको क्या नहीं रखना है, क्या प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। इसमें सीधी सी बात है, किसी को हम स्पेशल प्रिविलेज ही नहीं जब देंगे, किसी को बोलेंगे ही नहीं मतलब ये वो है, ये उसका बेटा है, इसको ये चाहिए, मतलब जो हम ये चीज़ें जब हम इसके अंतर्गत नहीं लाएंगे तभी तो सोशल इक्वलिटी सोसाइटी में मेंटेन रहेगी। किसी को स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे, वही तो होता है ना प्रिविलेजेस, जब हम एब्सेंस रखेंगे। वो तो आपको सीधी सी समझ आ गई है, जब हम किसी को प्रिविलेज नहीं देंगे स्पेशल तो ये इक्वलिटी मेंटेन रहेगी किसमें, सोसाइटी में। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूशन द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी, बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी। आपको बोलना है बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी। जो नीचे गए फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स दिए गए हैं वो कौन से हैं, बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी, बोलिए कौन से हैं। यहाँ पे एक कमिटेड जो जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसका सीधी सी बात है जो हमारे पास है सेपरेशन ऑफ पावर्स। और हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स में क्या होता है, जो हमारे पास जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जो लेजिस्लेटिव होता है, दैट मीन्स ये होता है लॉ मेकिंग, ये होता है क्या लॉ इम्प्लीमेंटिंग, और ये होता है जस्टिस प्रोवाइड करना उन लॉज के मुतल्लिक। नाउ ये जब सेपरेटली वर्क करेंगे तभी तो क्या रहेगा, सेफगार्ड रहेगी लिबर्टी। ये तो आपको समझ आया होगा, या इसका करेक्ट आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो आपको ये समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमंस, आर इंडिविजुअल्स आर फुली एंड इक्वली ह्यूमंस, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज। इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है कि हर जो इंडिविजुअल है वो फुली एंड इक्वल ह्यूमन बींग है, मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल है। बोलिए इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, इसको बोलता है यूनिवर्सलिज्म। जहां पे भी आप जाओगे वहां पे आप क्या, आप एक इंडिविजुअल हो लेकिन आप एक इक्वल ह्यूमन हो, जैसा आपके सामने दूसरा ह्यूमन बींग है उसी के इक्वल आप भी हो, जैसी उसके राइट्स है वैसे ही आपके भी है। बस ये था आज का सेशन। इससे पहले कि मैं एंड अप करूं, एक रिक्वेस्ट है आपसे, वो देखिए पहले। ये रही हमारी छोटी सी फैमिली, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, क्योंकि इतने अच्छे सेशंस आपके लिए लाता हूँ। आपकी प्रैक्टिस होती है तो बड़ी मेहनत लगती है, तो हमें भी थोड़ा सा वो हुप्पी होने का ये होता है ना, वो मौका दीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए। तो इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वो भी उधर भी जुड़ जाइए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।